हरिया काका ने मेरे कमरे में हीटर लगा दिया होगा। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। और माँ, हरिया काका से कहकर कल डाइनिंग टेबल के पास भी एक रूम हीटर लगवा देना, ताकि मुझे खाना खाते समय ठंड ना लगे। ऐसा कहकर कनक अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ 2 रूम में हीटर लगे हुए थे और कनक का कमरा काफी गर्म हो गया था। अगले दिन जब कनक और रूपाली अपने कमरे से नीचे जाती हैं, तो देखती हैं कि डाइनिंग टेबल के पास, हॉल में और हर जगह उनके पिताजी ने रूम हीटर फिट करवा दिया था, जिससे सारा घर काफी गर्म हो गया था। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब शिप्रा कहती है, कनक बेटा, रूपाली बेटा, लो तुम्हारे पिताजी ने सारे घर में हीटर लगवा दिया है। अब तुम किसी भी कमरे में रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अमरलाल एक बड़ा बिजनेसमैन था और रूपाली और कनक एक अमीर घर की 2 बेटियां, जिनकी हर ख्वाहिश उनके कहने से पहले ही पूरी हो जाया करती थी। ठंड शुरू हुए लगभग 10 दिन ही बीते थे। आज रूपाली कनक से कहती है, कनक दीदी, ठंडियां बढ़ रही हैं, चलो आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, अपने लिए खूब सारे स्वेटर और जर्सी खरीदेंगे। ठीक है रूपाली, चलते हैं। दोनों तैयार होकर अपने माता पिता के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचती हैं। वहां स्टैच्यू पर टंगी एक जर्सी को देखकर कनक कहती है, पिताजी, वो जर्सी कितनी सुंदर लग रही है और वो एडिडास की है। बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ले लो। उसके सिवाय और जो भी पसंद है वो सब कुछ ले लो। अब दोनों बहनें अपनी पसंद की जर्सी, स्वेटर और गर्म कपड़े निकालने लगती हैं, तो इधर शिप्रा अमर से कहती है, हाँ हाँ, आपकी बेटियां हैं, जितना मर्जी चाहे खर्च करो। मैं इन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ शिप्रा, खरीदने दो इन्हें जितना चाहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपनी दोनों बेटियों के लिए इतना करते हैं, पता नहीं उन्हें ससुराल कैसा मिलेगा, वो लोग इतना करेंगे भी या नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शिप्रा? मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही ससुराल में करूंगा, जहां उनके लिए इतना ही किया जाए जितना मैं करता हूँ। शिप्रा कहती है, ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि उनकी किस्मत में क्या है। शॉपिंग के बाद अमर मॉल में अपनी दोनों बेटियों की शॉपिंग के बिल पे करता है। उसके बाद सभी लोग बाहर खाना खाते हैं और रात को घर आ जाते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन अमर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से कहता है, शिप्रा, मैंने कनक और रूपाली दोनों के लिए 2 बहुत अच्छे लड़के देख रखे हैं। लड़के दिखने में काफी खूबसूरत हैं और बहुत अमीर भी हैं। तुम लोग भी उन लड़कों को देख लो, अगर पसंद आए तो जल्दी से हम दोनों की शादी तय कर देंगे, फिर मेरी राजकुमारियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी। कनक ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, नहीं, मैं विशाल के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे आज ही विशाल से बात करनी होगी। शाम होते ही कनक विशाल से मिलने हमेशा की तरह पार्क में पहुंचती है और विशाल से कहती है, विशाल, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख चुके हैं और वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे पिताजी से शादी की बात करो। कनक, तुम तो जानती हो कि तुम एक बहुत अमीर लड़की हो और मैं एक बहुत गरीब लड़का, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैं अगर तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया तो? नहीं विशाल, मेरे पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम अभी चलो और मेरे साथ चलकर मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात करो। विशाल कनक के साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसके माता पिता बैठे हुए होते हैं। कनक विशाल को अपने माता पिता से मिलवाते हुए कहती है, माँ, पिताजी, ये विशाल है, मैं इसे पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। कनक के पिता विशाल को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ पिताजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। खुश रखोगे? हाँ, भला वो कैसे? खुशियां तो केवल पैसों से खरीदी जा सकती हैं। मेरी बेटी के एक दिन का जितना खर्चा है उतनी तुम्हारी महीने भर की पेमेंट भी नहीं होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कनक से शादी कर सकते हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? विशाल तो मना ही कर रहा था, लेकिन मैं ही नहीं मानी। और पिताजी, जो भी हो जाए, लेकिन मैं विशाल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। कनक, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, स्टेटस भी कोई मायने रखता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इससे शादी करने की। हमने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है, तुम उससे शादी करोगी। नहीं माँ, मैं शादी सिर्फ विशाल से ही करूंगी। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके इस लड़के के साथ जाना होगा। और याद रखना, एक दिन तुम अपनी गरीबी से तंग आकर मेरे पास वापस आओगी। नहीं पिताजी, मैं अपनी गरीबी से तंग होकर कभी भी आपके पास वापस नहीं आऊंगी और मैं विशाल के साथ जा रही हूँ। विशाल और कनक वहां से चले जाते हैं और दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। विशाल अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को फोन करके सारी बातें बता देता है। उसके परिवार वाले भी कोर्ट पहुंच जाते हैं। कनक और विशाल की कोर्ट से शादी हो जाती है
और कनक ऑटो में बैठकर विशाल के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। ऑटो विशाल के घर सामने रुकती है और कनक ऑटो से नीचे उतरती है तो देखती है कि विशाल का घर एक कच्ची मिट्टी का घर है। तभी कनक की सास उससे कहती है, बहू, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ तुम्हें प्रेम की कोई कमी नहीं मिलेगी। तब तक मानसी जल्दी से आरती की थाली ले आती है और आरती उतार कर कनक का गृह प्रवेश करवाती है। कनक देखती है कि उनका 2 कमरों का घर है और घर में सिर्फ जरूरत की कुछ चीजें हैं। अब कनक के ससुर कहते हैं, कनक बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और मानसी तुम जल्दी से जाकर खाना बना लो, भूख लग रही है। जब खाना बन जाए तो कनक को भी बुला लेना। कनक अपने कमरे में चली जाती है और मानसी रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। शाम हो चुकी थी और कनक को ठंड लग रही थी। कनक अपने कमरे में बैठी कांप भी रही थी। तभी विशाल वहां आता है और कनक को देखकर कहता है, अरे कनक, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें बहुत ठंड लगती है। रुको, मैं माँ के पास से कोई शॉल लेकर तुम्हें देता हूँ। विशाल अपनी माँ के पास आता है और कनक के लिए शॉल मांगता है तो विशाल की माँ एक पुरानी शॉल लाकर विशाल को दे देती है। विशाल वो शॉल लेकर कनक के पास आता है और उसे देते हुए कहता है, कनक, अभी तो तुम्हें इसी शॉल से काम चलाना पड़ेगा, बाद में मैं तुम्हारे लिए नई शॉल खरीद लूंगा। ऐसा कहकर विशाल कनक को शॉल उड़ा देता है। कनक शॉल को ध्यान से देखते हुए सोचती है, इतनी पुरानी और फटी हुई शॉल तो मेरे घर के नौकर भी नहीं ओढ़ते हैं, लेकिन अब प्यार किया है तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। थोड़ी देर बाद मानसी कनक के कमरे में आती है और कहती है, भाभी, खाना बन गया है, मैंने खाना लगा दिया, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। मानसी कनक के साथ बाहर आती है जहां एक चटाई लगी हुई थी और वहां पर खाना रखा हुआ था। मानसी उस शॉल को ओढ़कर वहां बैठ जाती है और सभी के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद मानसी को और ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। तभी सरिता कनक को कांपते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लगती है। ठीक है, तुम जाओ और कंबल ओढ़कर लेट जाओ, तुम्हें ठंड कम लगेगी। अब कनक वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है जहां पर एक पुराना कंबल रखा था। वो उस कंबल को ओढ़कर लेट जाती है, लेकिन उसकी ठंड नहीं जा रही थी। कनक मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस पतली सी कंबल में तो ठंड जा ही नहीं रही है। मेरे ससुराल में तो कोई भी रूम हीटर नहीं है जो कि थोड़ी गर्मी दे सके। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद विशाल भी वहां आ जाता है और कनक को देखकर कहता है,